हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपने 6 अन्य संसद मित्रों जो कि संदीप पाठक हैं, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रम सैनी, राजेंद्र गुप्ता के साथ अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने का निर्णय लेते हैं, जिससे कि दल बदल विरोधी कानून आज हमारे पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 मेंबर थे और उनमें से 7 आज बगावत करके बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने विलय को प्रस्तावित किया है राज्यसभा के सदन के समक्ष। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी सदन के समक्ष इन सदस्यों के सदस्यता को रद्द करने का मांग रखा है। तो आइए समझते हैं दल बदल विरोधी कानून है क्या। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1985 में लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राजनीति में स्थिरता लाना। दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य। तो दल बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य आया राम गया राम, जिसे कि बार बार पार्टी बदलना भी कहते हैं, उसे रोकना था। यह निर्वाचित सदस्यों को अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहने और राजनीतिक नैतिकता बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि यह आया राम गया राम स्लोगन आया कहाँ से। तो यह स्लोगन आया 1967 में हरियाणा के इलेक्शन से। 1967 में हरियाणा के इलेक्शन से आया, जहाँ की होडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक गया लाल, जिन्होंने 15 दिनों के भीतर 3 बार पार्टियां बदली थी और इसीलिए यह जुमला भारतीय राजनीति में अस्थिरता और अवसरवादी राजनीति का प्रतीक बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि इस कानून के बेसिस पे अयोग्यता के आधार क्या-क्या हैं। तो किसी सदस्य को सदन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि स्वैच्छिक त्याग, यदि वह अपनी मर्जी से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वही दूसरा है व्हिप का उल्लंघन। वह सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे और यदि उसे पार्टी 15 दिनों के भीतर उसे माफ न करे तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वही तीसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और चौथा है नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य। यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं। यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अन्य पार्टी में विलय करने का निर्णय लेते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। और दूसरा एक्सेप्शन है अध्यक्ष या सभापति। यदि कोई सदस्य सदन का अध्यक्ष या सभापति चुना जाता है और वह अपने पद की गरिमा के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ये 2 एक्सेप्शन थे। अब हम लोग जानते हैं कि अयोग्यता पे निर्णय लेने की शक्ति किनके पास होती है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष, स्पीकर या सभापति चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 के क्योतो होलोहन केस में यह स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है और इसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी इसको रखा गया है। अब इस कानून के कुछ चुनौतियों को देखते हैं। हालांकि यह कानून अस्थिरता प्रदान करता है, लेकिन इसके कुछ आलोचक भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि सबसे पहला चुनौती है विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव। विधायक कहीं न कहीं अपने पर्सनल व्यू को छोड़कर पार्टी गाइडलाइंस को ही फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है अध्यक्ष की भूमिका पर निष्पक्षता के सवाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अध्यक्ष किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं और जिसके कारण कि उनका निर्णय पार्टी आधारित होता है और यह विवाद का कारण बनता है। थोक दल बदल 2/3 बहुमत के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता।
बड़े लेवल पे पार्टियों का विलय, छोटी-छोटी पार्टियों का विलय, रीजनल पार्टियों का विलय बड़ी पार्टियों में होता है, जिसके कारण कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता आती है और यह इसके लिमिटेशंस में आते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया दल-बदल विरोधी कानून को लेकर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। So do like, share and subscribe to this YouTube channel. Thanks for watching.